अगर आप ये कहते हैं कि मुझे शुगर की क्रेविंग होती है तो ये क्रेविंग आपकी नहीं है। जो दूध से आया हुआ कैल्शियम है, क्या आप ये यकीन करेंगे रिपोर्ट्स के अनुसार कि वह आपकी हड्डियों को मजबूत नहीं कमजोर करता है, उसका कैल्शियम बर्बाद करता है, वो आपको कैल्शियम नहीं देता। अब आप मुझे बताइए गट और माइंड का लिंक क्या है? एक फ्लोर आपकी फिफ्थ है और एक ग्राउंड फ्लोर पर आप रहते हैं। ये दोनों फैमिली जुड़ी हुई है एक लिफ्ट से जिसका नाम है वेगस नर्व। कई बार हम कहते हैं हमें एसिडिटी है, याद रखिएगा जब हम एसिडिटी के शिकार हो रहे हैं, एसिड ज्यादा नहीं बन रहा, कम बन रहा है। इज योग निद्रा अ पुअर कजन ऑफ हिप्नोथेरेपी? पूरी तरह से योग निद्रा आप ये समझिए कि ये सेल्फ हिप्नोसिस ही है। आप अपने लिए पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको एक चीज को समझना होगा। पहला काम है कि जब भी आप मैनिफेस्ट करना शुरू करें, याद रखिएगा पहले अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करें। और ऐसे में आप देखिएगा जो आप खा रहे हैं उनमें से 3-4 चीजों को छोड़ना पड़ेगा आपको। वो भी बताइए। आई होप इट्स नॉट टी। चाय का कप मत बोलेगा, बाकी कुछ भी बोल दीजिएगा। नहीं तो लोग देखना बंद कर देंगे। कई बार लड़कियां कहते हैं आई वांट टू अट्रैक्ट दिस बॉय, बॉय भी कई बार कहते हैं आई वांट टू अट्रैक्ट दिस गर्ल। मैं धीरे से पूछता हूं कि डू यू यू वांट टू अट्रैक्ट? वो कहता है हाँ जी। क्या वो भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना चाह रही है? हम इनके लक्षणों के ऊपर लड़ते रहते हैं कि जी मुझे ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रही है, फ्लैचुलेंस है, खट्टी डका रहे हैं, ठीक है ना, एसिडिटी हो रही है। ये तो लक्षण है, रियल प्रॉब्लम ये है। नमस्कार, युग चरण चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालिमा अनेजा डैंग और आज जिन शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, आप उन्हें जानते हैं, आप उन्हें पहचानते हैं। वो माइंड एंड वेलनेस कोच हैं, वो एनएलपी कोच हैं, वो गट की बात करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो ऑथर भी हैं और वो बिजनेस कोच भी हैं। आपकी विशेस को कैसे मैनिफेस्ट करना है उसके तरीके भी, उसकी चाबी भी उनके पास है। तो चलिए ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखेंगे आपको। आज हमारे साथ हैं श्री राम वर्मा जी। नमस्कार राम जी। नमस्कार मैम। एंड वार्म वेलकम टू युग चरण चैनल। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, हमने बात की थी, सीधा मुद्दे पे आते हैं। आपकी थोड़ी बैकग्राउंड हम बाद में लेंगे कि आप कैसे इसमें आए। पहले ये बताइए कि आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। आज अगर हम किसी को पूछें कि क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके जहन में आता है मनी। पैसा। इज इट पॉसिबल टू मैनिफेस्ट मनी? यस, वेरी मच। और अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ आपके पास प्रॉपरली आएगी नहीं, फिर वो रैंडमली आएगी। देखा जाए तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में है, जिसको आपने पाया है, कॉन्शियसली उसकी प्लान की है, तो वो मैनिफेस्टेशन ही तो है। तो आप पैसे को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हेल्थ को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने बाकी जीवन की जो भी आपके ड्रीम लाइफ इवेंट्स हैं उन सबको आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए और आपके पास वो पावर है। वो सारे तरीके हमें बताए गए हैं, चाहे आप अद्वैत सिद्धांत को पढ़ लें या फिर मोनिस्टिक थ्योरी को पढ़ लें या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स हैं उन्हें समझ लें, या फिर जो एनएलपी टेक्निक्स हैं वो बेसिकली एडवांस टेक्निक ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो सारी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हम एनएलपी की बहुत बात करते हैं। चलिए आज पूछ ही लेते हैं कि आप इसमें कैसे आए, क्योंकि आप यू मेक इट साउंड सो एफर्टलेस, यू मेक इट साउंड एज इफ देयर इज नो सच थिंग एज नॉट एबल टू मैनिफेस्ट, देयर इज नो सच थिंग एज एंग्जाइटी। हम शरीर की कहीं भी कोई तकलीफ हो हम उस पर काबू पा सकते हैं, हम जो पैसा चाहते हैं उसको हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इतना आसान क्या वाकई है? और आप इसमें कैसे आए वर्मा जी? देखिए, सिंपल सी बात है कि आपके सामने आपने गेम देखा होगा, बचपन में खेला करते थे, अभी भी खेलते हैं कि हम सामने टाइल्स को खड़ा कर देते हैं जिनको हम डोमिनोज कहते हैं, राइट। और हमें ये लगता है कि हमें एक एक को गिराना पड़ेगा लाइफ में। तो ऐसा ही हमें ये सोच अगर हम रखते हैं तो ये बेकार की है कि एक एक चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। आप एक पहली टाइल को जैसे ही आप धक्का देते हैं तो वो सबको गिराना शुरू कर देती है और एफर्टलेसली सब गिरना शुरू कर देते हैं। मेरे मेंटोर कहा करते थे कि जैसे बच्चा जब बड़ा होता है उसमें कोई प्रयास नहीं करता, एक नदी बहती है, जो हवा चलती है, एक पेड़ बड़ा होता है, इसमें कोई प्रयास नहीं है, वो अपने फ्लो में है, वो अपने जोन में है। तो जीवन में जब भी आप पैसा भी कमाना चाहें, जब भी आप अपनी सेहत को, जब भी आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहें, तो उसमें प्रयास नहीं बल्कि वो एक तरह से जोन उसमें होना, एक तरह से उसमें आपका जोन होना चाहिए। अगर आप उस जोन को समझते हैं तो ही आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देके बताइएगा कि कैसे आप ये मैनिफेस्टेशन करते हैं। जब हम एनएलपी की बात करते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि किसी को हम कुर्सी पे बिठा दें और फिर हम अपने उसके माइंड को ट्रेन कर दें तो 4 लोग को माइंड को ट्रेन करके वो एक उंगली से उस कुर्सी को उठा सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सो इन अदर वर्ड्स, व्हाट्स द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड दैट इज एबल टू मैनिफेस्ट? देखिए, सिंपल सी बात यह है कि आपके माइंड के अंदर
एक पार्ट और भी है जिसको आपको समझना चाहिए, उसको हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, RAS। ओके। ये मेडिकल टर्म है, कभी भी साहब आप गूगल करिएगा। RAS या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का, अगर आप उसे अपना गोल समझाने में सफल हो गए तो बाकी काम वो आपके लिए करेगा, और दुनिया को ऐसा लगेगा कि मानो आप प्रयास कर रहे हैं, मानो आप मेहनत कर रहे हैं, पर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरे दिन अपनी क्लास दे सकता हूँ, लोगों को लगता है यार 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ये आदमी बोलता रहता है, थक गया होगा या थकान हो जाती है। निश्चित रूप से थकान होती है, पर वो मेरा एक तरह से प्रयास रहित एफर्ट है, यानी कि मैं वहाँ कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, फ्लो में हूँ। जिस दिन मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ उस दिन मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि आज दिन कैसे कटेगा। जैसे आप सचिन तेंदुलकर के हाथ से अगर किसी बैट्समैन के हाथ से बैट ले लें तो अब उसे प्रयास करना पड़ेगा कि यार मैं क्या करूं। जब वो छक्का मार रहा है, जब वो चौका मार रहा है, जब वो अपना शॉट मार रहा है, वो तो एक तरह से प्रयास रहित है, यानी कि वो मात्र उसके जोन में है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, आप अपने लिए पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ को समझना होगा कि आपके पास एक पावरफुल टूल है जो आपका ब्रेन स्टेम है। ब्रेन के पास एक पार्ट है, ब्रेन स्टेम कहते हैं, वहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल है लालिमा जी, उनको हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये बेसिकली तय करती हैं कि आपका फोकस कहाँ जाना चाहिए। कई बार देखा होगा कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर गोल है कि आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई स्पेशल नीड चाहिए, तो अब आपको दिमाग हट नहीं सकता, वहीं पर रहेगा आपका। उसे डॉक्टर के ले जाना है, उसको कोई सपोर्ट देनी है, तो आप उस हर टाइम उसी पर, आपका दिमाग वहीं पर रहेगा। इसका मतलब यह है कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को पता चल गया है कि ये मुझे ये काम करना है। ऐसे में क्या होता है कि आपके पास 10 प्रकार की टोटल सेंसेस होती हैं। 5 ही नाक, आई मीन बाहर की, जैसे देखना, सुनना, फील करना, टेस्ट करना, ठीक है ना, और स्मेल करना। यही 5 आपके अंदर भी हैं। इनमें से आप टेस्ट और स्मेल को छोड़ दीजिएगा, देखना, सुनना और महसूस करना, 3 ये बाहर की सेंस है और 3 अंदर की सेंस है। जब भी आपके पास कोई भी प्रोग्राम्ड आई मीन ड्रीम होगा कि मुझे क्या चाहिए, और आपके रेटिकुलर यानी कि आपके सबकॉन्शियस के डीप पार्ट को पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो वह आपकी सेंसेस को ऐसे एक तरह से डायरेक्शन देगा कि ना आप इधर भाग सकते ना उधर भाग सकते। आपको हजारों बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन अचानक एक आवाज़ जो आपके मतलब की है, आपके कान उसे ही पकड़ लेंगे। आपको हजारों चीज़ दिखाई देंगी दिन में, लेकिन आपकी आंखों को वो चीज़ जरूर दिखाई देगी जो आपके गोल तक आपको लेकर जाए। यही वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का अवेकनिंग है, यानी कि आपने अपने गोल के लिए अपने माइंड को पूरी तरह से ट्रेंड कर दिया है। नाउ रेस्ट ऑफ द थिंग्स द माइंड इज डूइंग। तो आपका जो माइंड कर रहा है अब आपके लिए काम, इसे मैं कहता हूं कि इट इज एफर्टलेस। तो क्या हम मेडिटेशन से भी ये स्थिति ला सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जब आप मेडिटेट करते हैं, और ये भी रिसर्च में पाया गया कि आप 20 मिनट अगर ध्यान करें सुबह शाम तो आपका ग्रे मैटर बढ़ जाता है। तो क्या इस तरह से भी जो स्थिति हमें चाहिए कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो आप कई बार कहते हैं, वी कैन रीच दैट स्टेज थ्रू मेडिटेशन, और इज इट ऑल थ्रू एफर्मेशंस? नहीं, अफर्मेशन अकेले काम नहीं करेंगे। अगर आप अपने माइंड के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ 3 पार्ट बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। एक है ऑडियो पार्ट। जब आप कहते हैं कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी, तो ये तो शब्द मात्र हैं। इससे हो सकता है कि आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट ना हो। आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि जो आपका डीप ब्रेन है, वो तब एक्टिवेट होता है या जब तब वो जागृत होता है जब आपके अंदर एक डीप फीलिंग होती है किसी चीज़ के लिए। तो आपको इमीडिएटली कि भाई मैं आज से ही किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर दूँ, तो उसके लिए थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। पहली तैयारी है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, यानी कि आप किन चीज़ों को चाहते हैं उनके लिए आप एक एम्प्टीनेस क्रिएट करें अपने जीवन में। मान लेते हैं आप पैसा चाहते हैं, लेकिन पैसे के नैरेटिव्स आपके बिल्कुल ही गलत हैं। बचपन से आपको ये पढ़ाया गया या मुझे पढ़ाया गया यार पैसा तो बड़ा मुश्किल से आता है और मनी ब्रिंग्स इविल। तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर ही एक मेरी सेल्फ इमेज बैठी है जो कह रही है कि पैसा नहीं चाहिए, पैसे से तो बुराइयां आती हैं। यानी या फिर हो सकता है कि मैं ऑलरेडी, मेरा जो सबकॉन्शियस पार्ट है वो रंजिशों से, रिवेंज से भरा पड़ा हो। मेरे पास कोई फिजिकल या मेंटल या इमोशनल एब्यूज़ रही हो, मेरे पास कोई ऐसा पैटर्न रहा हो या ट्रॉमा रहा हो जहाँ पर मैं अभी भी फंसा खड़ा हूँ, धंसा खड़ा हूँ और मैं वहाँ से बाहर नहीं निकला हूँ। तो ऐसे में आप कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? आप यूँ समझिए लालिमा जी कि आपके पास एक बर्तन है, मान लेते हैं वो 100 लीटर का एक बर्तन है, तो उसमें 100 लीटर मिल्क आ सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उसमें 1 लीटर सीवर का पानी पड़ा हुआ है, गंदा पानी पड़ा हुआ है, राइट, गोबर पड़ा हुआ है उसमें, अब आप उसमें 10 लीटर
दूध डाल देते हैं, तो अब 11 लीटर दूध नहीं है वहाँ पर, ना 10 लीटर दूध है, वहाँ पर 11 लीटर कीचड़ है। अगर मैं कहूँ 20 लीटर इसमें दूध और डाल दीजिएगा, अब उसमें 31 लीटर जो मटेरियल है उसका नाम कीचड़ है, इसमें इसे ऊपर तक भर दीजिएगा, क्या इस दूध को पिया जा सकता है? नहीं। याद रखिएगा, आपने इसमें दूध डालकर एक वजन तो बढ़ा दिया है, लेकिन ये दूध नहीं है। जब भी आपके पास पुराने पैटर्न भरे पड़े हैं, कई बार लोग कहते हैं कि सर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं रोज़ सुबह शाम 3 बजे उठ जाता हूँ और मैं अफर्मेशन लिखता रहता हूँ। मैं कहता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हो? अफर्मेशन आप जोर से बोल रहे हो या लिख रहे हो, भगवान तो नहीं जानते या यूनिवर्स की एनर्जी तो नहीं जानते कि हिंदी या इंग्लिश या पंजाबी क्या है। और जो आप शोर मचा रहे हो दैट आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आप अट्रैक्टिंग मनी, आपको कभी सुनना, आपको देखिएगा तो द यूनिवर्स लिसन्स टू योर साइलेंस नॉट टू योर नॉइस। आपके शोर को नहीं सुनता, वो साइलेंस को सुनता है। तो जब पहला काम करें, आप जब भी शुरुआत करें, पहला काम करें कि आप अपने पास्ट में पड़े हुए ट्रॉमाज को वहाँ से खाली करना शुरू करें। अगर ऑलरेडी आपके अंदर एक अर्थक्वेक चल रहा है तो आप कैसे मकान बना सकते हैं? अर्थक्वेक में कभी मकान नहीं बना जाते। अगर मेरे अंदर इस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है और मैं परेशान हूँ, मेरी पेनफुल मेमोरी से मैं परेशान हूँ, उतावलेपन से, मेरे पास पैसा नहीं है, ये क्या हो रहा है? अगर मैं इस तरह से उतावलेपन में अब पैसे को अट्रैक्ट करूँ तो याद रखिएगा ये कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने नहीं जा रहा। ये पहला रूल है। ओके। जब लोग यहाँ पर आप एम्प्टीनेस को पूरी तरह से क्रिएट कर लेते हैं और आपके अंदर एक शांति आ जाती है, नाउ यू स्टार्ट डूइंग द सेकंड थिंग। वो सेकंड चीज़ ये है कि आप अपनी सेल्फ इमेज पर काम करना शुरू करें। हमारी सेल्फ इमेज 6 साल की उम्र तक बर्बाद कर दी जाती है हमारी सोसाइटी के द्वारा। आप ABCD लिखना चाह रहे थे अपनी तरह से, बिकॉज यू आर ए क्रिएटिव चाइल्ड, लेकिन आपके टीचर कहते हैं नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखो, अदरवाइज यू आर ए बैड बॉय। जैसे ही आप उनके अनुसार लिखते हैं, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी को एक तरफ रख देते हैं और फिर आप ये मान लेते हैं कि मुझे कहाँ पर रिवार्ड मिलेगा, कहाँ पर मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ सोशल रूल्स को फॉलो करूंगी, और आप बड़े होने लगते हैं उन रिवार्ड्स के लिए। तो याद रखिएगा, वहाँ पर आप एक चीज़ को खो देते हैं जो साइकोलॉजी कहती है, वो है अपनी सेल्फ इमेज, ऑथेंटिक खुद की छवि, मैं कौन हूँ। अब खुद सोचिएगा कि अगर मैं ये कहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं यू हर्ट माई सेल्फ, तुमने मेरी सेल्फ को हर्ट किया, तो मैं कहता हूँ यार ये सेल्फ कहाँ है? क्या तुम्हारे नाखून, स्किन, या तुम्हारा गला, या तुम्हारे हड्डियाँ, ये सेल्फ है? नहीं। फिर किसको मैंने हर्ट किया है? तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट इनसाइड यू कि मैं हूँ कौन, यानी कि मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है मेरे होने का। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपने बड़े गोल्स बनाने हैं तो आप बड़े गोल्स कब बना सकते हैं? अगर 30 किलो का वजन, 30 किलो का एक आदमी है, उसे आप कह रहे कि 1000 किलो का वजन उठाओ आप, तो क्या वो उठा लेगा? कितना मोटिवेट करोगे उसको? तो मोटिवेशन इज नॉट द आंसर, या मोटिवेशनल टॉक्स आर नॉट द आंसर, द आंसर इज ट्रांसफॉर्मेशन। राइट। अब को आप उस आदमी को 600 किलोग्राम का बनाओ भाई, तब वो 1000 किलोग्राम उठाएगा। तो पहला काम है कि जब भी आप मैनिफेस्ट करना शुरू करें, याद रखिएगा पहले अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करें। मैं एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ, लेकिन उसके अंदर दर्द भी है, ठीक है ना। एक गांव में हम छोटे छोटे बच्चे थे, एक टीचर ने पूछा बताओ दौड़ दो क्या होते हैं? वो गरीब घर का बच्चा था, उसने कहा सर 4 रोटियां। यानी कि उसे रोटियां याद थी कि रोटी नहीं मिल रही थी, राइट। तो इसका मतलब यह है कि उसका, अगर आप मैनिफेस्टेशन के लिए कोई चीज आप तैयार भी करवा रहे तो वो क्या करेगा? वो उसकी सेल्फ इमेज में तो उसकी नीड भर है कि मेरी जरूरतें क्या, बस ये पूरी हो जाएं। उसे लगता है यही मेरी लाइफ है। ह्यूमन नीड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन पर्पस। मनुष्य का जो उद्देश्य है वो अलग है और मनुष्य की जो जरूरतें हैं वो अलग हैं। इन दोनों को हमें अलग रखना होगा। तो अगर आप दूसरा काम करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करने से पहले पहला काम है कि आप अपने पास्ट को खाली करें। न्यूरो साइंस के द्वारा आप पेनफुल मेमोरीज को हटा सकते हैं, NLP के द्वारा आप सारे के सारे ट्रॉमाज को हटा सकते हैं। फिर दूसरा काम करें कि आप इंटरनल वर्ल्ड में जाकर अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करना शुरू करें। यहाँ पर एक टेक्निक आती है, वो NLP के बाद ही बनी है, उसका नाम होपोनोपोनो है। यानी कि आप अपनी सेल्फ इमेज के पास जाकर बैठें और उससे कहें कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने से चूक गया हूं, ये मेरी गलती है, सो आई फील सॉरी फॉर इट, मुझे माफ करो। अब इमेजिन करो कि वो सेल्फ इमेज धीरे धीरे आपकी तरफ देख रही है, जो बर्डनड है, जो परेशान है, जिसको क्रिटिसाइज किया गया, जिसको रिजेक्ट किया गया, जिसके नाम रखे गए हैं, जिसको ब्रांडिंग दी गई है। अब आप इमेजिन करो कि वो धीरे धीरे देख रही है। अब उसको बड़ा करो, उसको अच्छे ड्रेस में देखो, उसके ऊपर ग्लो क्रिएट करो, उसको ट्रांसफॉर्म करो। अगर वो ट्रांसफॉर्म हो रही है आपके कहने से, वो आपको स्वीकार अगर कर रही है, कई बार कहते हैं ना कि एक्सेप्ट योर सेल्फ, मैं कहता हूँ उल्टा करो भाई,
तुम अपनी सेल्फ को क्या एक्सेप्ट करोगे? तुम तो सेल्फ तुमसे नाराज है, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले तो बहुत बढ़िया, इंटरनल वर्ल्ड में जाकर फिर उससे कहना आई थैंक यू वेरी मच, और फिर उसको अपना फ्यूचर बढ़िया दिखाओ कि अब मेरी ये गोल है, मैं इनको मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, आर यू परमिटिंग मी? और अगर वो उनके लिए क्रिएट करती है फीलिंग आपकी सेल्फ इमेज, देन आपको वो चौथा सेंटेंस बोलना होता है दैट आई लव यू। तो आप अपनी सेल्फ इमेज को जितना बड़ा करेंगे, याद रखिएगा 21st सेंचुरी में आने वाली दौलत, शोहरत समानुपाती होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि आपकी सेल्फ इमेज कितनी बड़ी है। गड़बड़ ये करते हैं कि लोग एकदम से एक तर्क के माइंड से, यानी कि कॉन्शियस माइंड से मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अपनी सेल्फ इमेज पर काम नहीं करते। तो अब आपका काम यह है कि आप इंटरनल वर्ल्ड में जाकर अपनी सेल्फ इमेज को देखो, कहीं ऐसा तो नहीं वो बर्डन्ड है, वहां पर आपके पुराने घाव तो नहीं है इमोशनल, ऐसा तो नहीं है कि आप फंसे खड़े हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपके जो दुनिया भर के नैरेटिव्स हैं उनसे आप बोझिल हो चुके हैं, उसे हटाइए वहां से। ये सब इमेजिनरी वर्ल्ड है, यहाँ पर आपको काम करना होगा। जब आपने पहला काम कर लिया कि लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, और फिर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अब तीसरा काम आता है नाउ फाइंड व्हाट यू बेसिकली वांट। ओके, क्लियरली। अब आपको क्लियरली होना चाहिए कि मुझे ये लाइफ चाहिए, मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं मैनिफेस्ट की। अगर आप क्वांटम वर्ल्ड के मैनिफेस्टेशन को पढ़ें, जो मैं पिछले 1 साल से लोगों को बता रहा हूँ, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। कई बार मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। मान लेते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आई वांट टू अट्रैक्ट दिस पर्सन, ठीक है ना। कई बार लड़कियां कहते हैं आई वांट टू अट्रैक्ट दिस बॉय, बॉय भी कई बार कहते हैं आई वांट टू अट्रैक्ट दिस गर्ल। मैं धीरे से पूछता हूं कि डू यू आई मीन यू वांट टू अट्रैक्ट? वो कहता है हाँ जी। क्या वो भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना चाह रही है? अगर वो हाँ है तो फिर मेरे पास क्या कर रहे हो? फिर तो बात बन गई। फिर वो कहते हैं नहीं सर वो अट्रैक्ट नहीं होना चाह रही, तभी तो मैं अट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि जब तुम अट्रैक्ट करना चाह रहे हो और जिसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हो वो अट्रैक्ट नहीं होना चाह रही, तो इट इज नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट इज लॉ ऑफ मैनिपुलेशन। करेक्ट, आप मैनिपुलेट कर रहे हो। करेक्ट। देन व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इसका सिंपली मीनिंग यह है कि जिन लोगों को वो लड़की अट्रैक्ट कर रही है अपने लिए, क्या तुम उनमें से एक हो? डू यू डिजर्व वन ऑफ दोज? कि आप, मैं भी उनमें से एक हूं। अगर आप डिजर्व नहीं कर रहे तो याद रखिएगा फिर तो गड़बड़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट दिस कार, और ये कार देखो जी 1 करोड़ की शुरू हो रही है। भाई मैं आपको ये कहना चाहता हूं ये कार भी आप ही को ढूंढ रही है। So whatever you are seeking is seeking you. Right. It's both ways. It should be both ways. हाँ, तो सवाल यह है कि are you deserving? क्या आप डिजर्व करते हैं उतना? तो सबसे पहला जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो है सेल्फ इमेज का, कि आप डिजर्व करना शुरू करें। उसके बाद आप जिन चीजों को आप करना चाहते हैं, देन कम्स द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। राइट। नाउ विजुअलाइज करें एज इफ द यूनिवर्स हैज ऑलरेडी गिवन यू दैट पर्टिकुलर थिंग, के मानो यूनिवर्स ने उस चीज को आपको दे दिया है और वो चीज इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं। उस सर्टेनिटी को जब आप जिएंगे, वो जो फीलिंग आएंगी, वो जो एक जोन आएगा, और आप 3 चीजों से जब परे चले जाएंगे। एक है आपका शरीर, यानी कि आप भूल जाएंगे कि कहाँ बैठे हुए हैं। एक है समय, कितनी देर से आप इस खूबसूरत गाइडेड विजुअलाइजेशन में हैं। और तीसरा है स्पेस, आप कहाँ पर बैठे हैं मुझे पता ही नहीं। यानी कि जब आप इतनी गहरी एक तरह से विजुअलाइजेशन में जाएंगे, उन चीजों को एंजॉय करने के लिए जो आप चाहते हैं कि मानो आपको मिल रही है, मानो आपको मिल चुकी है, मानो आप उसके रिवार्ड को जी रहे हो, और आप अपने शरीर, समय और वातावरण को भूल जाएं, तो उस समय आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम कर चुके हैं इस गोल के लिए। क्या हिप्नोथेरेपी में भी यही होता है? यस, वेरी ट्रू, आई टीच इट। अभी अगर मैं आपको बताऊं, एक वीडियो मैं दिखाऊंगा, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी मैंने डाली है, जहां पर मैंने 150 लोगों को एक साथ टच करके उनको हिप्नोटाइज किया है लाइव मुंबई में। हाँ, यस, वो आई कैन शो यू। उस स्पेस में ले जाते हैं। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि उस स्थिति में या उस स्पेस में वहां ले जाते हैं। एग्जैक्टली, और वो उनको पता ही नहीं होता, बस उनको मैं हल्का सा टच किया एंड दे वेंट इनटू द डीप हिप्नोसिस। I will show you, and it is lying on my Facebook and my YouTube also, अभी लॉन्ग वीडियो भी। और उसमें फिर मैंने उनको कमांड दी है कि यू आर अट्रैक्टिंग, हाउ यू आर अट्रैक्टिंग, हाउ यू आर एंजॉइंग, आई मीन एवरीथिंग। सो हिप्नोथेरेपी इज ए वेरी वेरी वंडरफुल वर्ड। लेकिन गड़बड़ ये होगी कि हमने हिप्नोसिस को सिर्फ इतना मान लिया कि चलो मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज किया और एकदम से 2 मिनट के बाद जगा लिया। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे कहने से आपका सबकॉन्शियस माइंड मुझे फॉलो कर रहा है, तो इट इज़ द राइट टाइम
कि मैं उन कमांड्स को आपके माइंड को दे दूं जो बहुत ही रेलेवेंट हो। राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं लोगों को कहता हूं कि भाई अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर एजिंग शुरू हो गई है समय से पहले, तो इसका मतलब है कि वो जीन जो आपको यूथफुलनेस दे रही थी वो बंद हो चुकी है, वो टर्न ऑफ हो चुकी है। तो अगर आप उसको अनुमति दें, उसको परमिशन दें उस जीन को, तो एक बार फिर टर्न ऑन हो सकती है। तो मैं उनको हिप्नोटाइज करके यही तो कहता हूं, नाउ एज यू आर गोइंग इनटू डीप स्लीप एंड यू आर फॉलोइंग माय साउंड, नाउ अलाउ योर जीन टू टर्न ऑन सो दैट इट कैन गिव यू वंस अगेन द यूथफुलनेस। तो माइंड मान रहा है तो ये इसको भी मानेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास तो कोई लॉजिक है ही नहीं। बिल्कुल। और लॉजिक वाला माइंड इस टाइम आपने एक साइड में रख दिया, क्योंकि यू आर डीपली इन ट्रांस। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो हिप्नोसिस बहुत ही अच्छा काम करेगी, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ ये होती है कि जो आपको हिप्नोटाइज कर रहा है, क्या वो आपको कमांड देना जानता है? ये है प्रॉब्लम। गड़बड़ ये होगी, मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट, कि मैं आपको हिप्नोटाइज तो कर दूंगा, लेकिन क्या मैंने इतना स्टडी किया हुआ है माइंड को, हेल्थ को, आपके एक बॉडी पार्ट को, कि मैं आपको वो कमांड क्रिएट करके दे दूं? तो क्रिएशन ऑफ द कमांड इज द रियल की। हिप्नोटाइज करना मुश्किल नहीं है, वो तो मैं भी आपको सिखा दूंगा। इसके बाद आप 2 मिनट के बाद आप किसी को भी हिप्नोटाइज कर लेंगे, लेकिन हिप्नोटाइज करके क्या करूं? अब उसका माइंड आपके साथ अलाइंड है, तो उस समय अगर आप उसको ये कह दें कि योर गट इज हील्ड नाउ, योर गट इज प्रोड्यूसिंग द राइट एंजाइम नाउ व्हेन यू आर लिसनिंग टू माय साउंड, वो करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पास वो पावर है। बट इसके लिए मुझे तैयार होना चाहिए कि मैं इन चीजों को जानता हूं या नहीं जानता हूं। तो यहाँ पर सेल्फ हिप्नोसिस बहुत अच्छा काम कर सकती है। अगर आप अफर्मेशन से भी तेजी से काम करना चाहते हैं। अफर्मेशन बेसिकली सिर्फ ऑडियो है, जबकि हमारे माइंड में किसी भी चीज को परसीव करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, एक ऑडियो, एक विजुअल और एक फीलिंग। तो फीलिंग जितनी गहरी होगी उतना ही तेजी से आपका माइंड उन चीजों के साथ जुड़ जाएगा। तो आपको ये विजुअलाइज करना है कि ये मुझे मिल रही हैं चीजें। वो कार जो मैं चलाना चाहता हूँ, आई एम ऑलरेडी इन दिस कार, मैं उसकी खुशबू को ले रहा हूँ, मैं उसके गाने को सुन रहा हूँ। उस कार के बगल में, मेरे बगल में जो कोई बैठा हुआ है, वो आदमी क्या कह रहा है, हम किस तरह से इस कार को एंजॉय कर रहे हैं। जब मैं एक डीप सेंस में क्रिएट करूँगा इस विजुअलाइजेशन को, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसे सर्टेनिटी में डाल देगा, डाउट में नहीं। जब तक डाउट रहेगा तब तक ये पूरा नहीं होगा। हिप्नोथेरेपी के लिए आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी या किसी थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी? इज योग निद्रा अ पुअर कजन ऑफ हिप्नोथेरेपी? पूरी तरह से योग निद्रा, आप ये समझिए कि ये सेल्फ हिप्नोसिस ही है। ऐसे में अगर आप योग निद्रा, so we shouldn't call it poorer cousin. We should call it a good cousin of not poor cousin of hypnotherapy. Yes, ये hypnotherapy है। आप लगा लीजिए और कोई ऑडियो और आप योग निद्रा कर लीजिए। आप कुछ भी ना लगाइए, आप सिंपली 4-5 स्टेप हैं, आप आराम से लेट जाइए और इमेजिन करना शुरू करिए कि पहले सांस के साथ आप सांस जो है अपने पैरों के पंजों से लेंगे। योर नोस्ट्रिल्स आर देयर इन द टोज, और आप पहला सांस लेकर इमेजिन करिए कि आपने पहला सांस लिया और रिलैक्सेशन की फीलिंग आपके घुटनों तक आ गई। यहाँ पर लाकर 1 बोलें और अपने आप को रिलैक्स करें और इमेजिन करें कि घुटनों से आपके पैरों के टोज तक पूरे के पूरे बॉडी रिलैक्स हो रही है। अब सेकंड सांस लें, इमेजिन करें कि ये फीलिंग, जिनका एक कलर भी ले सकते हैं, अब आपके नीज से आपकी बेल्ट तक आ गई है। अब इस पूरे पार्ट को आप पूरी तरह से आप रिलैक्स करते हुए महसूस करें। तीसरे में आप इन फीलिंग्स को अपनी नेक तक ले आएं और यहाँ पर लॉक कर दें। चौथे में आप पूरे तक, और अब आप इमेजिन करें कि यू आर रिलैक्सिंग फ्रॉम योर टोज टू योर हेड। नाउ द रियल जो चैलेंज है वो अब आएगा। अब आप अपने गोल्स को, जो आपने गोल्स तैयार किए हैं, उनको आपको एंजॉय करना है। फॉर एग्जाम्पल, एज आई एम रिलैक्सिंग डीपली आई एम अट्रैक्टिंग मनी, मान लेते हैं आपने ये बोला, और आई एम बिकमिंग मनी मैग्नेट। इसे बार बार नहीं बोलना है, इसे 1, 2 या 3 बार, आई एम बिकमिंग मनी मैग्नेट, आई एम बिकमिंग मनी मैग्नेट। याद हो गया ये? हाँ। अब आपको इसको विजुअलाइजेशन में डालना है, यानी कि दिस ऑडियो शुड बिकम द विजुअल नाउ। नाउ इमेजिन यू आर द मैग्नेट एंड यू आर अट्रैक्टिंग द मनी एज इफ यू आर अट्रैक्टिंग द एयर। जैसे मानो आप अट्रैक्ट कर रहे हो हवा को, उसी तरह से आपके चारों तरफ से हवा में मिक्स होकर धन आ रहा है। राइट। तीसरी बात है कि इससे भी काम नहीं चलेगा। याद रखिएगा, ऑडियो एंड विजुअल तो हमारी लाइफ में रोज चलते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सवाल यह है कि आप डीपली कितना इसे
अपने रिलैक्सेशन के साथ फील करना शुरू करोगे। अब ये रिलैक्स करते करते इसकी फीलिंग को एंजॉय करो। एक समय आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी कहाँ है, आपके हाथ कहाँ है। यू जस्ट हैव द अवेयरनेस हियर, राइट, एंड नाउ यू आर एंजॉइंग एज इफ द मनी इज देयर एंड यू आर फीलिंग द द एंजॉयमेंट। राइट, हाँ, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। ओके, तो जब आप इसको फील करेंगे तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ब्रेन स्टेम पर, वो एक्टिवेट होंगे। ओके, उनका काम है अब। हाँ, और आपको आगे अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि ये ब्रेन सेल्स की जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की सेल है, ये क्या करेंगी, मैडम ये आपके यूनिवर्स के साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। दे विल क्रिएट द सिंक्रोनिसिटी इन योर लाइफ। सिंक्रोनिसिटी का मतलब होता है ब्रह्मांडीय संदेश। अचानक आपको कहीं पर खड़े खड़े एक ऐड दिखाई देगा, ये वही विज्ञापन है जो आपको वहां तक ले जाएगा। राइट, अचानक आप कहीं पर जाएंगे, किसी के साथ जा रहे थे, अचानक वहां एक आदमी मिल जाएगा आपको, ये वही आदमी जो बात करोगे और लगेगा कि यार ये तो मुझे मेरे गोल तक वहां तक लेकर चला आया है। गोट माई पॉइंट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब भी आप याद रखिएगा ऐसी इवेंट को, कई बार आप पैसा उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करेंगे कि पैसा आपको पड़ा हुआ मिल गया। बेसिकली यू आर अट्रैक्टिंग द अपॉर्चुनिटीज जहां पर आप कोई वैल्यू ऐड करेंगे किसी की लाइफ में, एंड यू विल गेट द मनी। राइट, so universe is conspiring with you, yes, with your goal. yes, it is a positive conspiracy Correct. जो आपके साथ हो रही है, जो आपके साथ हो रही है। हाँ, आखिर ये आदमी आपको अभी क्यों मिला है? इसलिए कि आपके माइंड के पास तरीका था कि कितने हजारों लोगों में से मैं उस आदमी तक चला जाऊं या वो आदमी मुझे मिल जाए जो मुझे गाइड कर दे। राइट, सिंपल। हाँ। आपने इमोशनल ट्रॉमा की बात की, आपने एक ऐसी नब्ज को छेड़ा या वो रग को छेड़ा जिसे कहते हैं। सबके पास होते हैं इमोशनल ट्रॉमा, कुछ हम जानते हैं और कुछ नहीं पहचानते, क्योंकि कुछ बचपन में होते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर किसी को पानी का डर है तो हो सकता है बचपन में उसने कभी डूबते डूबते बचा हो या इस तरह का हो। तो कोई कैसे पहचाने? कॉन्शियस लेवल पे तो पहचानते हैं, हाँ मुझे ABCDE का डर है, बट अननोन, या आई शुड कॉल देम अननोन जिन्हें हम नहीं पहचानते, वैसे ट्रॉमास को पहचानने के लिए NLP का सहारा लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और मैं वो तो ये कह कैसे रहा हूं होगा? और आप हमें क्या रास्ता दिखाएंगे? कोई ऐसा फोन नंबर है, कोई ऐसा, किस तरह से हम आपको कांटेक्ट करें कि आप हमारा ये अननोन फोबियाज, अननोन फियर्स, अननोन ट्रॉमा पैटर्न्स आप निकाल दें? देखिए, मैं सिंपल सी एक चीज बताता हूँ जी। ये आजकल कई ट्रॉमा इस तरह के या कई फोबिया ऐसे आ रहे हैं जो आप डीपली हमें नुकसान करते हैं। अगर किसी भी आदमी को हाइट का डर है ना मैम, याद रखिएगा वह अपनी सफलता की ऊंचाई पर नहीं जाएगा, पहले ही कोई गेम खेलेगा कि वो जीरो हो जाए। कई बार आप देखेंगे लोगों को, वो बड़ी मेहनत करते हैं, एक लेवल तक जाते हैं और जीरो कर देते हैं अपने किसी गलत डिसीजन के कारण, और फिर वही तैयारी करते हैं। अगर किसी लड़की को क्लोज्ड स्पेस का डर है, जिसको हम क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं, जी। याद रखिएगा क्लस्ट्रोफोबिया सिर्फ लिफ्ट का और कार का और बंद कमरे का डर नहीं है। याद रखिएगा, जब भी वो किसी शादी में जाएगी, किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाएगी जहां कमिटमेंट करना पड़ेगा, और कमिटमेंट भारत की संस्कृति में एक डीप वैल्यू है। बिल्कुल बिल्कुल। शादी में का मतलब है क्लोज्ड स्पेस, यहां से आप बाहर नहीं आएंगे आप। याद रखिएगा, कई लड़कियों को मैंने देखा, और एक बड़े घराने को जो पहले 20 लोगों में आता है इस देश के, जब उसने कहा कि मेरी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब भी हम शादी की बात करते हैं ये बहुत सीवियरली बीमार हो जाती है, इसको हमें एडमिट कराना पड़ता है, और शादी टूटने पर ये ठीक हो जाती है, एंड इट इज़ रिपीटेड पैटर्न। और मैंने कहा ये क्लस्ट्रोफोबिया है आपकी बेटी को। उसने कहा बट उसने नहीं बताया। मैंने कहा बुला लो। मैंने मेरे सामने वो लड़की आई, मैंने कहा बेटा क्या होता है आपको? एंड बातों बातों में धीरे से उसने कहा सर आई एम क्लस्ट्रोफोबिक। एंड सडनली उसका फादर चौंक गई, ये कैसे पता था आपको? मैंने कहा सिंपल है, आप एक बहुत संस्कार वैल्यूएबल फैमिली है, आपका बच्चे को ये अलाउड नहीं है कि वो शादी तोड़ता फिरे, राइट? उसके लिए ये क्लोज्ड स्पेस है, तो वो शादी में जाएगी नहीं, और शादी में चली गई तो बीमार रहेगी या फिर वहां से निकलेगी कोई ना कोई पंगा करके। अगर आपके पास कोई भी ट्रॉमा है, आपके पास कोई फोबिया है, अगर आपके पास कोई भी चाइल्डहुड एब्यूज है, और ये भी नहीं पता कि ये कहाँ से आया है, आपकी पैल्पिटेशन बढ़ती है, आपको नींद नहीं आती, आपकी चेस्ट टाइट हो जाती है, आपके पेट में बटरफ्लाई घूमती रहती है, आपको ऐसा लगता है कि सर फट रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके गले में किसी ने फंदा डालकर खींच दिया है। आप कुछ नहीं करें, आप मेरी टीम के साथ बात करें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की हेल्प कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा मेरे ट्रेनर इस टाइम काम कर रहे हैं। 2026 के लास्ट तक मैं 1000 लोगों को ट्रेंड कर रहा हूँ।
और कमाल की बात है कि वी आर नॉट सीकिंग एनी मनी। वाह, जैसे आपने कहा कि हम कहाँ से बात करें, इस समय पूरे वर्ल्ड के लोग जो हिंदी जानते हैं हाँ। मेरे ट्रेनर के साथ जुड़ते हैं। हमारे पास रोजाना 1000 से ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है। पिछले 15 दिनों में हमने 10,000 से ज़्यादा फ्री काउंसलिंग करी है इस देश में। वाह। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी एंजॉय करें तो एक कीवर्ड मैं दे रहा हूँ, माइंड। वो व्हाट्सएप खोलें, MIND, माइंड लिखें, और वो एक नंबर है 9218077336। इसे हम दे सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में जी। 9218077336 पर वो माइंड लिखकर व्हाट्सएप कर दें। अच्छा। इमीडिएटली मेरी टीम उनके साथ जुड़ेगी। अच्छा। और हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप समय दो, हमारी बात सुनो, आप मत परेशान हो, आप मत डरो किसी बंद कमरे से, भूत से, पानी से, सांप से, स्टेज से बिना मतलब, मत आप किसी, आपके पास कोई ट्रॉमा है। मेरे पास अभी एक पाकिस्तान से एक लड़के ने लिखा है कि मैं 5 महीनों से किसी की मैयत में और किसी के फंक्शन में नहीं जा पा रहा था। उसका पढ़ा हुआ टेस्टिमोनियल, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आई कांट होल्ड माई सेल्फ, मेरी ब्रेथ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। मुझे लगता था कि मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका हूँ। मुझे डर लगता था, मैं लोगों के सामने नहीं जाता था। और मैंने अचानक एक वीडियो देखी जिसमें राम सर ने एक नंबर दिया और एक कीवर्ड दिया, मैंने उसमें ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि उनका कोई ट्रेनर दुबई में था, उन्होंने वहाँ से मुझे कॉल करी कि आपने ये फॉर्म भरा है, मैं आपको काउंसलिंग देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे 50 मिनट की काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज से ही मेरा सारा ट्रॉमा, मेरा सारा फोबिया, मेरी सारी एंग्जाइटी जाती रही। और उन लोगों ने इवन हम ये भी नहीं पूछते ये कहाँ से आई है, वी डोंट आस्क द हिस्ट्री, दिस इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी हिस्ट्री नहीं बताना चाहते, और उनको शायद खुद ही पता नहीं हो कि कहाँ कई से बार क्या नहीं है। पता होता। हाँ। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू। ओके, वंडरफुल। सो आमतौर पे एक सेशन काफी होता है, एक हाँ, काफी एक सेशन होता है। अच्छा। हाँ, अगर कई बार वो दूसरे की भी डिमांड कर लेते हैं तो हम वी आर कंसिडरेट एनफ, हम इतने काइंड हैं कि हम जब लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो हम दूसरा भी दे देते हैं। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर वर्मा जी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सोसाइटी में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, और वही मैंने कहा कुछ नोन है और कुछ अननोन है। आपने अभी बीच में थोड़ी देर पहले बात की थी गट की, और मैंने देखा है कि आप गट की बहुत बात करते हैं। ये गट का और माइंड का संबंध ये बहुत हाल ही में आया है, कुछ सालों में उभर कर। अभी तक तो हम सिर्फ गट को गट समझते थे, ईसोफेगस और एक वाल्व है वहाँ पर, और स्टमक है, हम ऐसे मानते थे। और गट क्या है, इंटेस्टाइन को भी लेते हैं, स्मॉल, बिग इंटेस्टाइन, द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम। आप माइक्रोबायोम की बात करते हैं, आप कहते हैं कि मैंने वैसे आपकी बतलाई हुई कांजी भी बनाई है और पी है, जिसमें आपने कहा आलू डालो, तो मेरा वैसा भी तजुर्बा रहा है, बहुत बढ़िया बनी वो और बहुत अच्छा रहा। अब आप मुझे बताइए गट और माइंड का लिंक क्या है, ये पिछले कुछ सालों में उभरा है, इसको हम कैसे देखते हैं? और ये इतने सारे माइक्रोब्स और माइक्रोबायोम दिखते तो है नहीं, लेकिन बातें तो हम बहुत करते हैं, कैसे पहचाने कि कहाँ क्या गड़बड़ है और कहाँ क्या ठीक किया जा सकता है? देखिए, ये गट मेरे लिए हमेशा एक बचपन से मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट था। एक बार आपने शायद पहले ही पूछा था कि आप कैसे आए यहाँ तक। हाँ जी, हाँ तो बचपन में आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज 11 ईयर ओल्ड ओनली, सो इट वाज ए वेरी बिग ट्रॉमा फॉर द फैमिली। उसके बाद सारा कुछ अनसर्टेन हो गया था। आप खुद सोचो कि अगर एक उस टाइम में अगर फैमिली का मेंबर चला जाता, तो मुझे उस टाइम माइग्रेन हो गया था। माइग्रेन बढ़ता बढ़ता मुझे एसिडिटी, पेट खराब होने लगा। उसके बाद मुझे MSc छोड़नी पड़ी, क्योंकि मुझे पेप्टिक अल्सर होने लगे थे, और वो ये थे कि अगर ये अल्सर बढ़ते चले गए तो इट कैन टर्न इनटू द कैंसर ऑल्सो। जब आपका एसिड ऊपर की तरफ आता है, जो वॉल होती है, स्पिंक्टर वॉल, उसको क्रॉस कर जाती है। उसके बाद व्हेन आई टर्न 31, तो मुझे अचानक लगा कि मेरे घुटने सूज रहे हैं। तो उस समय मेरा गट भी खराब था और ट्रॉमा भी था, दोनों ही चीज़ खराब थी। ट्रॉमा भी था चाइल्डहुड का, और गट भी खराब हो चुका था। तो लीकी गट के कारण मुझे ऑटो इम्यून हो गया था, जिसका नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो मुजफ्फरनगर के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो ही वॉज वेरी काइंड टू मी। मैं उनके पास गया, उनका नाम मुकेश जैन है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वेल नोन, इज़ ए वेरी वंडरफुल पर्सन। तो उसने वो मुझे देखा, उसने कहा कि बच्चे तुम तो यार खड़े भी नहीं हो पाओगे अगर ये हालत इस उम्र में हो गई है। तो knees were swelling like anything. That was the turning point when I came to know about कि अब मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि सभी डॉक्टर कह रहे थे कि ये आपकी बॉडी में दिखाई दे रहा है, पर बीमारी ये आपके माइंड की है। So then I came to know about mind, and then I learnt NLP. At the age of 32, I started helping others. In 92, मैंने लोगों की हेल्प करना शुरू कर दिया था। उसके बाद इसी टेक्निक से मैंने अपने एक बड़े गोल को पूरा किया, जो सोशल कोज था। अगर आप यहाँ देहरादून से दिल्ली जाते हैं
तो आप मेरे जिस स्कूल का मैं फाउंडर हूँ, आप उसके बगल से होकर गुजरते हैं जहाँ 2000 बच्चे पढ़ते हैं, एंड इट इज़ वेरी गुड। तो ये मेरा सोशल कोज था। एनीवे मैं गट के ऊपर आता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप देखें ना, जब एक बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ में, जब वो कंसीव्ड होता है ना, उस समय याद रखिएगा जब उसकी ब्रेन सेल डेवलप होती है तो ये ब्रेन सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट ब्रेन बन जाता है और एक हमारी आंतें गट बनता है। अच्छा। यानी कि दे आर बोथ। एक फ्लोर आपकी 5th है और एक ग्राउंड फ्लोर पर आप रहते हैं। ये दोनों फैमिली जुड़ी हुई हैं एक लिफ्ट से जिसका नाम है वेगस नर्व। तो आपका माइंड बेसिकली और गट दोनों एक ही चीज़ है। फर्क इतना है कि माइंड बेसिकली परसीव करता है या रिसीव करता है विजुअल्स को एंड ऑडियोज को। यानी कि आप जितनी भी चीज़ों को देखते हैं और सुनते हैं वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसे लेता है, उसे प्रोग्राम करता है और आपको या तो कोई डर दे देता है या कोई एंजॉयमेंट दे देता है। आपने अपने को देखा, अच्छा लगा, कि टाइगर को देखा, डर गए, तो ये यहाँ से डिस्टोर्शन चल रहा है और आपकी बॉडी से फॉलो कर रही है। गट का इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था। इसे सेकंड ब्रेन बोला गया, लेकिन ये फर्स्ट ब्रेन से ज़्यादा काम करता है। याद रखिएगा, ये इसका काम था कि भाई ये माइंड की बात सुने और अपनी माइंड को सुना दे, लेकिन इसका काम था कि ये जैसे विचारों को लेता है, विजुअल्स को लेता है, ये खाने को लेता है। तो ये खाने को चेक करता है, एक एक चीज को। और यहाँ पर 4 बड़े पार्ट हैं। आपने माइक्रोबायोम की बात करी या माइक्रोबायोटा की बात करी, लेकिन आपके गट को समझने के लिए आपको 4 पार्ट को समझना पड़ेगा। आपका गट बेसिकली पूरा का पूरा एक ब्रेन है। वह सोचता है, याद रखिएगा, वह डिसीजन लेता है, वह ये कैलकुलेट करता है कि आपने कितना फैट खाया अभी। वो बताता है माइंड को कि मुझे इतना यहाँ से अभी बाइल जूस चाहिए, और माइंड फिर आप वेगस नर्व से आपके गाल ब्लैडर को बताता है कि मुझे ये जो बाइल जूस आपने इकट्ठा किया इसका पंप मारो। तो आपका गट मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह में ही आपके बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। यहाँ पर जो सलाइवा है, सलाइवा इज नथिंग बट आपका फिल्टर्ड ब्लड को सलाइवा कहते हैं, जिसमें से रेड ब्लड सेल्स निकाल ली गई हैं। और यहाँ पर सारे के सारे वो इम्यूनिटी है जिसको हम IgA कहते हैं। 98% बैक्टीरिया ही मर जाते हैं हमारे, जो हमें बीमार करने वाले हैं। इसके बाद जब हम खाना चबाते हैं, इस समय जब खाना चबा रहे होते हैं, इस समय हमारे मुंह से हमारे ब्रेन को पता चल चुका होता है कि इसमें कितना फैट, कितना कार्ब, कितना प्रोटीन है। और वो इमीडिएटली तैयार कर देता है हमारे पेट को वेगस नर्व के द्वारा कि आपको अब कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालना है। याद रखिएगा, 20 साल की उम्र के बाद जो सबसे बड़ी चैलेंज हमें और आपको आएगी, मुझे भी आ रही है, आपको भी आएगी, वो ये है कि 20 साल के बाद हमारा हर 10 सालों में 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बनता है। कई बार हम कहते हैं हमें एसिडिटी है। याद रखिएगा, जब हम एसिडिटी के शिकार हो रहे हैं, एसिड ज़्यादा नहीं बन रहा, कम बन रहा है। गड़बड़ी ये होता है कि जब हमारा एसिड कम बनता है, हमारी जो वॉल्व है, जो आपने बोली है, फूड पाइप के नीचे स्फिंक्टर वॉल्व, वो कंडीशनड है कि वो पूरे लिक्विड, जब पूरा एसिड उसको मिलेगा तो वो टाइट रहेगी। लेकिन जब उसे लग रहा है कि यहाँ एसिड नहीं है तो ढीली पड़ जाती है, कई बार कैजुअल हो जाती है। तो एक बूंद भी एसिड ऊपर आता है तो वो जलाता है। आप कहते हैं मुझे एसिडिटी है, नहीं, आपको एसिड कम बन रहा है, ये रियल है, ठीक है ना। तो आपको अपने पार्ट ऑफ एजिंग, इट्स पार्ट लेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पार्ट ऑफ एजिंग। यस, एजिंग, पार्ट ऑफ एजिंग। जी। इसलिए इसके लिए अगर आप इसको बढ़ाना चाहती हैं तो बाद में आयन है, टिप एक ये टिप है, 3 बार आप कल खाना खाएंगी तो उसमें 2.5 से गुना करिए, 7.5। आपको 7.5 गिलास पानी पीना है आज, तब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़िया निकलेगा। और अगर आपने कच्चे पपीता, उसकी सलाद या उसको सिरके में डाल के खाया है तो और भी बढ़िया है। और अगर आपने एप्पल विनेगर की 1 चम्मच सुबह ही बड़े गिलास पानी में डालकर पिए, कभी भी उसको कॉन्सेंट्रेटेड नहीं पीना, दांत खराब हो जाएंगे, क्योंकि उसका pH वैल्यू 2 से 3 ही होता है। एप्पल साइडर विनेगर या एप्पल साइडर विनेगर, यस एग्जैक्टली, ठीक है ना। वो भी आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने वाली जीन्स को एक्टिवेट करता है, टर्न ऑन करता है। तो ये पहली चीज है। आपके गट के अंदर 4 जो बड़ी पार्ट है ना लालिमा जी, वो सबको जानने चाहिए। पहला है कि आपके पास गट के सेंसर्स हैं जिनको हम EEC कहते हैं, एंटेरो एंडोक्रीन सेल्स। ये सेल्स बेसिकली आपके दिमाग और आपके खाने को रीड करती हैं और अपने एंजाइम निकालते हैं। इस समय अगर आपका मूड खराब हो और आपके पास कितना भी अच्छा खाना हो, बहुत कॉस्टली खाना है, और आप कह रहे इसे देखो मेरे डाइटिशियन ने कहा इसमें इतना प्रोटीन, इतना, ये सब जहर हो चुका है, क्योंकि आपने स्ट्रेस से, आपकी EEC से नेगेटिव हार्मोन रिलीज कर दिए हैं। 25 तरह के हार्मोन हमारे गट के अंदर रिलीज होते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेस। खाना अपना अलग करेगा काम। कोर्टिसोल बीइंग वन ऑफ देम। कोर्टिसोल तो एड्रेनल ग्लैंड निकालती है, वो बिल्कुल बाहर है गट के, ठीक है। वो तो हमारा स्ट्रेस केमिकल है। दूसरा है यहाँ पर हमारा दूसरा पार्ट है, वो है गट इम्यूनिटी,
जिसको हम गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज कहते हैं। हमारी पूरी आंतों पर 70% जो हमारी इम्यूनिटी के सिपाही हैं बॉडी के, 70% तो अकेले गट के ऊपर हैं। और वो यहाँ से ट्रेंड होते हैं कि अगर आपने गलत खाना खाया, आपके गलत विचार हैं, दे गेट इरिटेटेड एंड दे इमीडिएटली सेंड मैसेज टू द इम्यूनिटी इन योर हेयर, एंड वो एलोपीसिया कर देते हैं, और सोराइसिस कर देते हैं, या थायराइड मार देते हैं, या आपकी बीटा सेल को मार देते हैं, जिसको हम ऑटो इम्यून कहते हैं। राइट। तीसरा पार्ट है कि जैसे ही खाना आप खाते हैं, आपका माइंड और गट दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि आपका खाना किस तरह का है और आपकी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, जिसको आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। जी जी, हाँ जी, पेरिस्टाल्टिक। अगर खाना आपने ऐसा खाया कि आपको स्लो करना पड़ रहा है, तो वो खाना सड़ता रहेगा और आप कहेंगे आई एम कॉन्स्टिपेटेड। और अगर आपने खाना ऐसा खा लिया जो बहुत तेजी से फेंकना जरूरी है हाथों के लिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ है, तो वो तेज कर देगा। और अगर वो तेज हो गया, जिसको हम सेलिएक डिजीज कहते हैं, कई बार हो जाती है, IBS है, फिर आपको न्यूट्रिएंट नहीं जाएंगे बॉडी में, क्योंकि वो टाइम से पहले ही निकल रहे हैं आगे। और चौथा पार्ट है हमारा माइक्रोबायोम, यानी कि वो गट बैक्टीरिया जो हमारी बड़ी आंत में होते हैं, ये लास्ट में होते हैं। और बड़ी आंत बेसिकली हमारी 9 फीट की होती है, कोलोन, और वो 4 इंच मोटी होती है, उसका डायमीटर 4 होता है। छोटी आंत जो 22 फीट की है, उसका डायमीटर 1 इंच होता है। वहां पर सबसे ज्यादा हमारा लाइफ पड़ी हुई है। वहां पर ऑलमोस्ट 2.5 पौंड के बराबर ये गट के बैक्टीरिया अवेलेबल हैं। गाय के ये जो बैक्टीरिया है ना मैम, ये पेट के ऊपर होते हैं, हमारे सबसे नीचे होते हैं। अच्छा। इसीलिए जब भी गाय खाना खाने के बाद आप देखेंगे वो आराम से बैठ जाती है, और वो जुगाली करती है। हाँ जी, हाँ वो जी। दोबारा उस घास को दांतों में लाती है जो उसने अभी भरा हुआ है पेट में, और पेट के बैक्टीरिया यहाँ पर आकर उसके साथ पूरी तरह से मिक्स होते हैं, एंड दे मल्टीप्लाई अ लॉट। जब वो आराम से उस माहौल को मिलता है, उनको माहौल मिलता है, तो दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। देन दे गोज इनटू द इंटेस्टाइन ऑफ द काउ, एंड वहां से वो ब्लड में जाते हैं, एंड दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन फॉर द काउ। इसीलिए याद रखिएगा, बुल का जो मीट है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, जबकि वो प्रोटीन नहीं खाती कभी बाहर की, वो सिर्फ ग्रास खाती है। बिल्कुल। लेकिन कमाल की बात यह है कि वही बैक्टीरिया हमारे लास्ट में है, जहां पर खाने का कुछ उनके पास मौका नहीं मिलता है। इसलिए कई बार मैं आपको बीच में सलाह दे रहा हूं, जब भी आप कहीं पर ऐसी जगह जाएं जहां पर गाय हो। अभी मैं एक जगह पर गया था, मैंने उनसे कहा, उस रिजोर्ट वाले से कहा, यार तुम्हारे पास गाय है, इनको गाय को मैं पानी पिलाऊंगा, तो वो रिकॉर्ड वीडियो आएगी। मैं उनको पानी पिला रहा हूँ, और जैसे उसने मुंह दिया, उसमें पानी पिया, वो जो बैक्टीरिया थे उसके जुगाली के बाद, वो सारे उस पानी में आ गए। देन वी क्रिएटेड द मड, एंड देन आई सेड कि अब इसे लगाओ अपनी स्किन पर। आपकी स्किन के ऊपर 10 ट्रिलियन बैक्टीरिया होने चाहिए मिनिमम, जिनको हम रोज खराब कर देते हैं। साबुन लगा के, मॉइस्चराइजर लगा के, आप स्किनर और बहुत सारी स्किन प्रोडक्ट लगा के, जो डायरेक्टली आपके ब्लड में जाते हैं और आपके लीवर को खराब करते हैं। सनस्क्रीन बहुत खतरनाक है, वेरी बैड। लेकिन हमें बेच दिया गया, अब उसके बगैर काम नहीं चलता। वी आर एडिक्टेड टू इट एनीवे। तो ये गट का बैक्टीरिया है, ये आपको पूरी लाइफ देता है। गट का जो बैक्टीरिया है, इट कंट्रोल्स रेस्ट ऑफ द 3 पार्ट, आपकी इम्यूनिटी को, आपके गट के मूवमेंट को, और आपके गट की सेल्स को कौन से हार्मोन निकालने हैं, यह आपके गट के बैक्टीरिया भी तय करते हैं। सो व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत नेचुरल है। हम अगर गट की इतनी बात कर रहे हैं, तो वो क्या खान पीन है जो हमारे गट को सही रखता है? मेरी नज़र में आपने फर्मेंटेड फूड्स की बहुत बात की, आपने कांजी की बहुत बात की है। मेरे ख्याल से इसके अलावा दही शायद है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन रॉ फूड्स के बारे में मैंने बहुत सुना है कि कच्चा आप फल सब्जी खाएंगे तो हमारे गट को बहुत पसंद है। हाँ, इसके ऊपर आप इलैबोरेट कीजिए। देखिए, सिंपल सी बात है, आपका पहला काम है, एक ही चीज, 2 वर्ड याद रखो, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। जी, अब प्रीबायोटिक अब आया है। यस, 96 में प्रीबायोटिक वर्ड नहीं था, प्रोबायोटिक भी नहीं था 96 तक मेडिकल साइंस में। हाँ जी, यानी कि वो गट को इतना नेग्लेक्ट करे बैठे थे। हाँ, बिल्कुल। अब 2006 से एक तरह से पॉपुलराइज होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी वो जो मेन बुक्स है उनमें इंक्लूड नहीं किया गया। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसके कैंसर के ऊपर गट बैक्टीरिया का रोल, उसे थोड़ी देर बाद
बात करेंगे जी, अगर जी। टाइम मिला तो। जी जी। अब मैं सवाल उठता है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। हम्म। आपका रोजाना का एक फूड आपका प्रोबायोटिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब आप 12वीं तक आते हो, यानी कि जब आप 18 साल तक आते हो, कम से कम आप 20 बार एंटीबायोटिक का कोर्स कर चुके होते हो इंडिया में, विच इज वेरी डेंजरस। हम छोटी छोटी चीजों के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स कर रहे हैं। सेल्फ मेडिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ, और वो भी अनफॉर्चुनेटली। एंटीबायोटिक्स कई बार ये है कि डॉक्टर भी लिख देते हैं, वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक लिख देते हैं, जबकि वहाँ कोई रोल नहीं है। बिल्कुल और सही। एंटीबायोटिक्स हमारे गट के बैक्टीरिया को मारते हैं। जितना भी हमारे ये सिजेरियन ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें बच्चे को जो मदर के नेचुरल डिलीवरी से जो गट बैक्टीरिया मिलते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। कई बार हम बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाते। माँ को चाहिए कि जो सबसे ज्यादा गट का बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन होता है वो मदर मिल्क होता है, जो उसके गट के अंदर एक तरह से उस पॉपुलेशन को बनाने में हेल्प करता है। याद रखिएगा, जब हमारे पास ये गट बैक्टीरिया इनकी कमी जब पड़ जाती है तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बनाते हैं, उसका नाम है शॉर्ट चेन फैटी एसिड, SCFA। SCFA बेसिकली आपके शरीर में कोई भी बीमारी होने से पहले एक जो एनवायरनमेंट आता है उसका नाम होता है इन्फ्लेमेशन। आजकल बहुत बात हो रही है, बहुत बात हो रही है ना। आप ये समझिए कि आपकी बॉडी का सबसे बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट कुछ और नहीं है, वो मात्र शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। यानी कि चाहे वो इन्फ्लेमेशन आप किसी को मोटापे से पहले आ रहा हो, डायबिटीज से पहले आ रहा हो, कैंसर से पहले आ रहा हो, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस से पहले आ रहा हो, माइग्रेन से पहले आ रहा हो, ठीक है ना, स्लीपलेसनेस से पहले आ रहा हो, अगर वो इन्फ्लेमेशन ही आप ट्रीट नहीं कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई बीमारी तो आएगी बाद में, फिर तो लक्षणों की आप दवाई करते रहो। आप SCFA पर क्रिएट करो ना आप। और SCFA क्रिएट कौन करेगा? दो चीजें, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। यानी कि आपके पास गट बैक्टीरिया अच्छे होने चाहिए, और दूसरी बात है गट बैक्टीरिया का फूड होना चाहिए। अब फूड के ऊपर अटक गई है बात। जी 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 जी। तो बेसिकली फाइबर भी जरूरी नहीं है कि वो आपका प्रीबायोटिक हो, वो फाइबर चाहिए मैम हमें जो हमारा पेट ना पचाता हो। यानी कि हमारे पेट में इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि उसमें बहुत सारे हमारी फाइबर पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है हाथों में, तो वहां तक जा ही नहीं रहा जहां पर हमारे सिपाही बैठे हैं बैक्टीरिया। तो हमें एक ऐसा फाइबर चाहिए जिसको हम डाइटरी फाइबर कहते हैं। डाइटरी फाइबर का मतलब है जिसे आपका गट नहीं पचा पाया है और वो यूं का त्यों वहां तक चला गया है। आप कई बार अमरूद के बीज खूब चबाकर खाते हैं, ठीक है ना, दे रीच देयर। आप कभी भी अनार के जो बीज हैं उनको बढ़िया तरीके से चबाते रहिए, चबाते रहिए, दे विल रीच देयर बिकॉज दे आर नॉट डाइजेस्टेड इन योर गट। जब आप तरबूज भी खा रहे हो उसको खूब चबाते रहिए। कई बार कहते हैं यार ये तुम्हारा पेट नहीं पचा रहा है, इसको क्या करना? अरे यही तो चाहिए तुम्हें। अच्छा, चिया सीड इज बेस्ट। हाँ। आपका जो बेस्ट है, जो जिसको आप रिकमेंड करें सबको, वो है लीक्स। जो एक जब आप प्याज को उगाते हैं तो प्याज की एक प्रजाति आती है, उसमें प्याज बहुत छोटी सी नीचे होती है और उसे सलाद वलाद में आप कई बार खाते हैं। जो उसके ऊपर का नली होती है, लंबा होता है, हरा प्याज बोलते हैं। हरा प्याज जो होता है वो दैट इज द बेस्ट प्रीबायोटिक, दैट इज द बेस्ट। लहसुन बेस्ट प्रीबायोटिक, ये लहसुन के ऊपर भी होता है। अच्छा। आपका कच्चा आलू जो ग्रीन ना हो, बेस्ट प्रीबायोटिक। आपका कच्चा केला, बेस्ट प्रीबायोटिक। आप इनको खाइए। अगर नहीं खाएंगे तो फिर आप क्या खाएंगे? और अगर आप मार्केट से खरीदना चाहते हैं तो अब मेरी कंपनी भी इन दोनों चीजों को बनाती है, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग हियर। मैं ये कह रहा हूं अकेसिया पाउडर है, अकेसिया पाउडर जो बबूल की का जो गोंद होता था, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा प्रीबायोटिक है। गोंद कतीरा को भी कई बार गोंद कतीरा बहुत अच्छा है, गोंद कतीरा, चिया सीड बहुत अच्छा है। हाँ, मिक्स कर सकते हैं चिया और जी बिल्कुल। और जो अगर आप पॉलीफिनोल्स लेते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो महंगे पड़ जाते हैं एक आम आदमी के लिए, या मिडिल क्लास फैमिली में इतना पैसा नहीं होता कि वो एक रोजाना 1500-3000 रुपए किलो के ब्लूबेरी खाए। लेकिन आप चिया सीड खा सकते हैं, ठीक है ना, भिगोकर। जब आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने कोलोन तक क्या भेज रहे हैं, और ऐसे में आप देखिएगा जो आप खा रहे हैं उनमें से 3-4 चीजों को छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप किसी भी चीज को, वो भी बताइए। आई होप इट्स नॉट टी, चाय का कप मत बोलिएगा, बाकी कुछ भी बोल दीजिएगा। नहीं तो लोग देखना बंद कर देंगे। नहीं, मुझे तो करीब 1 लाख से ज्यादा गालियां पड़ चुकी है जब मैं कहता हूं कि जब मैंने अपनी ऑटो इम्यून को ठीक किया, या मैंने अपने जो मेरे चेहरे पर एजिंग है ना मैम, वो मेरी 22-25 साल की उम्र में आ गई थी।
ओह, हाँ, मैं आपको अगर अपनी मैरिज की मैं एल्बम दिखाऊं तो आई वॉज मच ओल्डर देन हु आई एम, ओह, बिकॉज रियली? आई वॉज नॉट हैविंग गुड हेल्थ। राइट। जब मैंने अपने गट को हील करना शुरू किया, हम्म, जब मुझे सारी चीज़ आ रही थी, हम्म, तो उस समय मैंने एक चीज़ के बारे में पढ़ा जो विच आई शुड नॉट टेक एट दैट टाइम। समबडी गेव मी द पेपर्स, गेव मी द बुक्स कि आप इन्हें पढ़िए, एंड इट वाज द मिल्क। ओह, मैं मुजफ्फरनगर को बिलोंग करता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे घर में बहुत अच्छा दूध तैयार होता था और मैंने खूब दूध पिया भी है और देसी गाय बचपन में। होगी? हाँ, देसी गाय गाय। भी थी, अच्छी भैंसें भी थी, उनका पिया है। लेकिन एक टाइम के बाद जब मैंने दूध के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे चौंकाने वाली रिपोर्ट्स मिलनी शुरू हुई जो ऑथेंटिक थी। और जैसे ही मैंने 99 या 98 में या 97 में मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क पूरी तरह से छोड़ दिया, देन आई फाउंड द मैजिकल चेंज इन माय बॉडी। मेरा गट पूरी तरह से ठीक हो गया, मेरा साइनस बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गया, मुझे कोई स्किन डिजीज़ नहीं है, मुझे कोई स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम नहीं है। सही बताऊं कि पिछले 4 सालों से मैंने एक चीज़ और भी नहीं खाई, उसका नाम है व्हीट, गेहूँ। 4 सालों से मैंने गेहूँ नहीं खाया, 4 सालों से मैंने करीब करीब साबुन यूज़ नहीं किए, 4 सालों से मैंने कोई शैम्पू यूज़ नहीं किया है, 4 सालों से बस मैं उतना यूज़ करता हूँ जैसे टॉयलेट के बाद हाथों को क्लीन करना एक अच्छे से ऑर्गेनिक का जो भी हैंड वॉश होता है। 4-5 सालों से मैंने कोई दवाई नहीं खाई है मैम। मेरी इम्यूनिटी इतनी बढ़िया हो गई है कि मुझे पता ही नहीं चलता, जबकि साल भर में मुझे 3 से 5 बार वायरल फीवर आता था, जिसमें मेरे हर वायरल फीवर में मेरे 5 दिन खराब होते थे। अब मुझे वायरल फीवर आता होगा, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि मेरा हल्का सा पिंडलियाँ दुखती हैं और हल्का सा कॉन्स्टिपेशन होता है, बुखार नहीं होता। यानी कि आज तक मैं एक भी दिन अपनी वर्कशॉप को नहीं छोड़ा हूँ। वाह, मैं आज जो आपके साथ वर्कशॉप दे रहा हूँ, मैं 2 दिन के बाद 66 पूरे कर रहा हूँगा। वाह, ठीक है ना? और मैं ये मानता हूँ अभी 54 और बचे हैं। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। तो मैंने दूसरी चीज जो छोड़ी है मिल्क के साथ, वो गेहूं है। मिल्क, घी भी छोड़ दिया आपने? मिल्क भी छोड़ घी दिया भी- मैंने, घी इवन भी? दूध भी, छाछ भी, दही भी, और घी क्योंकि भी? वो सारे के सारे हार्मोन जो जिनको हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वो एनिमल ग्रोथ हार्मोन के साथ मैच नहीं करते। हमारी हर सेल के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं और वो सिर्फ हार्मोन को पकड़ते हैं। अच्छा। अगर हमारी सेल को जिंदा रहना है तो वो सही हार्मोन जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस समय मैं और आप बातें कर रहे हैं, हमारे हार्मोन बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अचानक हमें खबर मिले कि हमारे घर में कोई मुसीबत आ गई है, यह खबर मिले कि हमारे पीछे कोबरा है, इमीडिएटली कोर्टिसोल नाम का हार्मोन सेल्स के ऊपर जाकर अपने रिसेप्टर पर चिपक जाएगा और वो इस सेल को फियर एंड फाइट एंड फ्लाइट मोड दे देगा। जी जी जी। और ये सेल इस समय सर्वाइवल मोड में जाकर अपनी एक्चुअल प्रोटीन को बनाना भूल जाएगी और ये एक चीपर प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी, जिसे डॉक्टर कई बार कैंसर भी कहते हैं। अगर खुद सोचिएगा कि जो हार्मोन आप बाहर से ले रहे हैं और वो भी एनिमल हार्मोन है, वो जब आपकी सेल पर अटैच करेंगे तो क्या आप सचमुच में इससे बच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हॉर्मोन्स आर द मैसेंजर्स फॉर योर सेल। आपकी सेल को कैसे चलना है, आपकी सेल कौन सा प्रोटीन बनाएगी, वो किस तरह से उस अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी किसी जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, ये सब आपके हार्मोन तय करेंगे। दूसरी बात, जब आप मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी लेते हैं, आप क्यों लेते हैं मैं बताता हूं। आप कैल्शियम के लिए लेते हैं। हाँ जी, ये कहा जाता आपको है। ये कहा जाता है। जी जी। लेकिन आपको कभी ये नहीं बताया जाता है कि आपकी हड्डियों में और भी 70 से ज़्यादा 80 से ज़्यादा ट्रेस मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। वो तो आपको वहाँ नहीं मिलते हैं, पर आप कैल्शियम के नाम से उसे पीते हैं। कोई गलत बात नहीं है, पर क्या आप जानते हैं कि आपका कैल्शियम तब तक आपकी हड्डियों में नहीं जाएगा जब तक कि आपके पास एक विटामिन नहीं होगा जिसका नाम K2 है। ओके, K2। अगर K2 विटामिन आपके पास नहीं है, जिसे आपके गट के बैक्टीरिया बनाते हैं, आपका कैल्शियम बेसिकली आपके आर्टरीज में जाएगा। जो हार्ट अटैक कर रहा है, ब्लॉक कर देगा, उनको ब्लॉक कर रहा है, कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। और कमाल की बात है कि कभी भी किसी डॉक्टर से पूछेगा कि अगर हार्ट अटैक पड़ता है सबसे पहली दवाई आप क्या लिखते हो, वो कहेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। यानी कि जहां जहां कैल्शियम आपके हैं, जो बायोकार्बोनेट के रूप में पड़ा है आपके ब्लड में, उन चैनल्स को बंद कर दीजिएगा। याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल उतना, अगर आप मॉडर्न किताबें और पढ़ेंगे,
ठीक है ना, मैं आपको बहुत सारी किताबों के रेफरेंस दे दूंगा, आई एम ए गुड रीडर, मैं ये कह सकता हूँ। I know, I can see that. ठीक है ना, तो आप पाएंगे कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बदनाम है। हाँ जी, हाँ ये जी। कैल्शियम है। तीसरी बात मैं बताता हूँ, जी, जी, जो जी, दूध से आया हुआ कैल्शियम है, हाँ। क्या आप ये यकीन करेंगे रिपोर्ट्स के अनुसार कि वह आपकी हड्डियों को मजबूत नहीं कमजोर करता है, उसका कैल्शियम बर्बाद करता है, वो आपको कैल्शियम नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगला 1 मिनट में समझा सकता हूँ। Sure. जब भी आप एक गिलास दूध पीते हैं एनिमल का, हम्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मदर्स मिल्क, वो काफी था हमारे लिए जितनी देर हमें मिला है। हमारी यूनिवर्स को मालूम था कि इतनी दिन को चाहिए। जब भी बच्चा, इवन गाय और भैंस के बच्चों को देखेगा, जब वो बड़ा हो जाता है, जैसे ही वो घास खाने लगता है, जो उसकी माँ है उसको लात मार देती है राइट, कि तुम दूध नहीं पियोगे। वो भी इतनी इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। तो जब आप एक गिलास दूध पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एसिड रिफ्लक्स पैदा होता है, राइट। और आपकी बॉडी को सरवाइव करने के लिए पीएच वैल्यू चाहिए 7.4। पानी का होता है 7, ना वो ना एसिडिक है ना एल्कलाइन है। जी जी जी। 7.4 पर हमारी बॉडी जीवित रहती है। इससे ज्यादा भी नहीं हमें करना है और इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया और ये 4-5 तक अगर आ जाए पीएच, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। जब हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया नहीं मारता, वह बैक्टीरिया बढ़कर हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के पीएच वैल्यू को बहुत नीचे ले आता है, राइट, 4-5 तक, और हमारी डेथ हो जाती है। याद रखिएगा। तो हमारी बॉडी का पहली स्ट्रगल है कि वह अपने पीएच वैल्यू को 7.4 रखे। जब आप दूध पीते हैं तो इमीडिएटली आपको एसिड रिफ्लक्स मिलता है। एसिड को एकदम से न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी के पास एक कैल्शियम नाम की चीज है, और वो 2 जगह है, एक है हड्डियों में और दांतों में, और दूसरा है ब्लड में। अब वो हड्डियों में से निकालेगी तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। हमारे घर के अंदर पास इमरजेंसी आ गई है, हमें एक आदमी को हॉस्पिटल में पहुंचाना है, आई मीन अपने बैंक में जाकर एफडी तोड़वाऊं या इमीडिएटली जो कैश रखा उसे रखूं? बिल्कुल, हाँ, जो कैश रखा है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इमीडिएटली जो आपके पास कैश है वो है कैल्शियम कार्बोनेट इन योर ब्लड। तो इमीडिएटली बॉडी आपके ब्लड में जो कैल्शियम कार्बोनेट है 1%, उसे यूज कर लेता है। और जब अब इसको पूरा वो कहां से करे? इसे पूरा करने के लिए वो आपके दांतों से कैल्शियम लेता है या फिर आपकी हड्डियों से लेता है। अगर आप कैल्शियम के लिए दीवाने हैं तो आप टर्निप ग्रीन के खाइएगा। टर्निप ग्रीन को अगर आप 1 किलोग्राम दूध और 1 किलोग्राम टर्निप ग्रीन में अगर आप चूज करें तो टर्निप ग्रीन गिव्स मोर कैल्शियम, बेटर कैल्शियम, डाइजेस्टेबल कैल्शियम टू योर बॉडी। और अगर वो फालतू है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सक्रीट भी हो जाएगी। टर्निप इज शलगम। एग्जैक्टली। ग्रीन का मतलब उसके पत्ते। ओके ओके, उसके पत्ते। अच्छा, ओके ओके, क्योंकि हम तो अक्सर उसके पत्ते हटा देते हैं और टर्निप खाते हैं, पर वो मिलता भी बहुत कम देर के लिए विंटर्स में। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, हर खाने में आपके पास कैल्शियम है जितना आपको चाहिए। अगर आपके खाने में नहीं मिल रहा तो मैं बताता हूँ ना, जो आपकी बोन की डेंसिटी को बोरोन बढ़ाता है, कैल्शियम नहीं। अब बताइए बोरोन कहाँ से मिल रहा है? कभी आपको पता है कि बोरोन को के बारे में आपको बताया ही नहीं गया? नहीं, आप बताइए, आप बताइए बोरॉन कहाँ से आएगा? तो 2 चीज मैंने छोड़ने के लिए कही है। अभी एक चीज और छोड़ दीजिएगा अगर गट को ठीक करना है, एंड डू इट फॉर नेक्स्ट 21 डेज। आपके लिए चैलेंज दे रहा हूं मैं, एंड इन 21 डेज यू विल बिकम स्लिमर, स्मार्टर, एंड योर माइंड विल थिंक वेरी डिफरेंटली, वेरी एक्यूरेटली, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाइट शुगर। इट शुड बी गिवन अप इमीडिएटली। याद रखिएगा, ये आपके गट के बैक्टीरिया, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे शुगर की क्रेविंग होती है, तो ये क्रेविंग आपकी नहीं है। बेसिकली आपके बैड बैक्टीरिया आपके गट के अंदर बढ़ चुके हैं और वो अपनी कॉलोनी आपकी छोटी आंत में बना चुके हैं। गुड बैक्टीरिया को हराकर, आपके गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन होता है 80-20, 80 गुड 20 बैड। लेकिन जब हमारा कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है तो आपके बैड बैक्टीरिया कोलोन से ट्रेवल करते हैं, 30 फीट ऊपर आते हैं, पूरी आंतों को कवर करते हुए 3 मंजिला इमारत के बराबर, एंड दे कम टू योर छोटी आंत, पेट के आसपास वो अपनी कॉलोनी को बना लेते हैं। एंड इट इज कॉल्ड सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ये जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, ये बेसिकली हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हम इनके लक्षणों के ऊपर लड़ते रहते हैं कि जी मुझे ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रही है, फ्लैचुलेंस है, खट्टी डका रहे हैं, ठीक है ना, एसिडिटी हो रही है। ये तो लक्षण है। रियल प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं आपका मीठा, आपसे मीठा मांगकर। और दूसरा काम ये करते हैं कि दे क्रिएट अ एंड प्रोडक्ट कॉल्ड LPS, लाइपोपॉलीसेकेराइड। इन्हें एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं।
अगर ये एंडोटॉक्सिन्स आपके ब्लड में चले गए, अगर ये आपके जिस अंग पर जाएंगे वही अंग आपका खराब कर देंगे। ये तो एक जहर है एंडोटॉक्सिन्स। याद रखिएगा, जितना भी मोटापा है, कई बार वो कैलोरीज की प्रॉब्लम नहीं है, वो ये पाया गया 1983 में कि जो एंडोटॉक्सिन्स हैं दे इन्फ्लेम योर फैट सेल्स, और उस इन्फ्लेमेशन के साथ आपकी इम्यूनिटी लड़ रही है। आपके ब्लड फैट सेल में इम्यून सेल्स भरी पड़ी हैं कई बार। अच्छा, तो आप 3 चीजें छोड़िएगा। और जो आप कह रहे थे कि कैसे हम बोरोन वगैरह को लें, तो मैं आपको एक मैजिकल चीज बता सकता हूँ। डू इट टुडे एंड इट विल कॉस्ट ओनली 5-10 पैसा पर डे, एंड दैट इज कॉल्ड सी सॉल्ट। क्रिस्टल इट इज द सुपर फूड। क्रिस्टल सॉल्ट, वही डली वाला नमक। हाँ, मैं वही यूज करती हूँ, तरी वाले में वही यूज। ठीक है ना। हाँ। तो अगर आप इसे खाते हैं तो आप 92 ट्रेस मिनरल्स को अपनी बॉडी में ले जा रहे हैं। कई बार हम मोटे इसलिए हो रहे हैं कि हमारी बॉडी के पास वो ट्रेस मिनरल्स की कमी है। बिल्कुल। कैन यू बिलीव कि आपके सी सॉल्ट में इनडाइजेस्टेबल कॉपर मिलता है, जो आपके हार्ट की आर्टरीज को बनाने में काम आता है, नई आर्टरीज को, इसको हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि 92 जो ट्रेस मिनरल्स हैं वो आपके सी सॉल्ट में अवेलेबल है। बिल्कुल। ठीक है। एक किताब में पढ़ रहा था, उसका नाम है द ओनली आंसर टू कैंसर। कैंसर का एकमात्र जवाब क्या है? एक जरा सा सॉल्ट खाओ, पानी पी। तो उन्होंने कहा कि 3 लीटर पानी लीजिए, 1/4 चम्मच उसमें सी सॉल्ट डालिए और इस आदमी को पिलाइए 3 लीटर पर डे। इसकी एक सेल हाइड्रेट हो जाएगी, और जो सेल अगर हाइड्रेट हो जाए और वहाँ ऑक्सीजन पहुँच जाए, देन कैंसर सेल विल नॉट सर्वाइव। करेक्ट। कई बार हम बहुत पानी पीते हैं। ज़्यादा पानी पीना ठीक है या गलत है, इसके बारे में कभी फिर बताऊंगा, लेकिन राइट पानी पीजिएगा जो आपको हाइड्रेट करे। वो पानी वही है जिसमें अंदर सी सॉल्ट होता है। रॉक सॉल्ट में 72 मिनरल्स होते हैं, सी सॉल्ट में 92 होते हैं। मात्रा क्या होनी चाहिए 1 लीटर पानी में? कितना सी सॉल्ट हो जाए? 1 चम्मच, आधा चम्मच? नहीं, 1/4 चम्मच काफी है। हाँ, मैं सुबह ही क्या करता हूँ, जब सुबह ही उठता हूँ तो मेरा पहला काम क्या होता है कि मैं 1 गिलास हल्का सा गर्म पानी पीता हूँ। और अगर मैं मुंबई में हूँ अपने फ्लैट में तो अपने आप तैयार करता हूँ, नहीं तो अपने घर पर हम एक प्रकार का काढ़ा तैयार करते हैं। अच्छा। उस काढ़े का नाम है कि उसमें हल्दी, काली मिर्च, अदरक, सौंफ, इलायची और बेसिल, और उसमें दालचीनी, लिकोरिस रूट, इसको मुलेठी कहते हैं, एंड नवी चीज़ है अश्वगंधा। अच्छा। इसको मैं तैयार करता हूँ या वाइफ तैयार करते हैं या जो भी होता है उस टाइम, मेड वगैरह, और उसके अंदर ही मैं सी सॉल्ट डाल देता हूँ। सो एवरी डे इन द मॉर्निंग आई कंप्लीट माई ट्रेस मिनरल्स। अब मुझे मालूम है कि अगर मैं बाहर भी जा रहा हूँ तो कई बार मैं पानी की बोतल नहीं पे लेकर जा रहा हूँ, बट आई हैव क्रिएटेड अ बैलेंस फॉर द डे। ये मेरा पहला रूल है। ओके। हाँ, अगर सब्जी में डाले तो भी ठीक है? हाँ, चलेगा। तरी वाली सब्जी में बिल्कुल तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हर जगह इसे खाइए एंड यू विल फील द मैजिक विद इन फ्यू डेज। वंडरफुल। नहीं, हम तो यूज करते हैं घर पे। आपने बात की थी वीट नहीं लेते। अब वीट नहीं लेते तो आपने एक और हमें डरा दिया है। वीट ना ले तो क्या मिलेट्स ले? क्योंकि कहते हैं वीट अभी हाइब्रिड आ रही है, तो क्या अब आजकल खपली और इसका बहुत फैट चल पड़ा है। अनफॉर्चुनेटली वर्मा जी, जिस चीज़ का फैट चल पड़ता है ना, वो फिर महंगी हो जाती है और फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है कि कौन यूज़ करेगा जब इतनी महंगी हो जाएगी। तो आपका क्या विचार है, वीट ना ले बिल्कुल भी, या फिर हाइब्रिड छोड़ के ये जो देसी वीट है, बंसी वीट है या खपली है, वो ले? वो भी खा सकते हैं जो भी आपको सूट करे, लेकिन वीट में 2 ऐसी प्रोटीन हैं, एक है गिलियाडिन और एक है ग्लूटिनिन। ये दोनों के दोनों आपकी गट लाइनिंग को पंक्चर करती हैं, जिसे हम लीकी गट कहते हैं। और जब भी हमारी लीकी गट की प्रॉब्लम आती है, यानी कि हमारी गट लाइनिंग अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, तो हमारे जो एलपीएस यानी एंडोटॉक्सिन्स हैं, दे रीच अलोंग विद अदर पॉइजनस मटेरियल विच इज देयर इन द फूड इनटू आवर ब्लड, एंड दैट क्रिएट द एलर्जी एंड ऑटो इम्यून। आज देखेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज पहले इतनी नहीं थी, अब से 40 साल पहले। बिल्कुल, राइट, बहुत है। नहीं थी, आज बढ़ती जा रही है। सोराइसिस और ये सब, ये लीकी गट हो रही है। इसमें ग्लूटिनिन एंड गिलियाडिन की सबसे बड़ा रोल है, जो हमारा गेहूं है। अब क्या लें इसके लिए? चावल बहुत बढ़िया ले सकते हैं, लेकिन चावल को किस तरह से खाएं मैं आपको बताता हूँ। मैं देखो एक बात बताता हूँ, मैं 15 नवंबर को मुंबई गया था, एंड आई केम बैक ऑन 2 मार्च, दिवाली, होली से एक दिन पहले। सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 3.5 महीने में मुंबई में रहा, एंड आई वॉज अलोन। माई फैमिली वॉज देयर इन बैंगलोर विद सम अदर असाइनमेंट। तो मैं अपने फ्लैट पर अकेला रहता था।
लालिमा जी, कैन यू बिलीव कि मैंने एक भी दिन बाहर खाना नहीं खाया। वाह। अगला सेंटेंस सुनिएगा। और मैंने एक भी दिन अपनी किचन का बर्नर ऑन नहीं किया। Really? और मैं अब आपको बता सकता हूँ हाउ आई मेड माई लाइफ वंडरफुल देयर। Please मैं tell. 16 किलोमीटर जुहू बीच पर चलता हूँ। उधर एक खारडांडा जगह है हाँ। और उधर वारसोवा। हाँ। इन दोनों बीच की जगह पूरे 4 किलोमीटर से मेरा फ्लैट 200 मीटर पे समझ लो, जीरो आई मीन उसको ले। तो सुबह ले एक राउंड लगाता हूँ 8 किलोमीटर का, और शाम को जरूर लगाता हूँ जब भी मैं मुंबई में होता हूँ। इस बीच में मैं दौड़ता भी हूँ। अच्छा। ठीक है ना, वहाँ बैठने की जगह नहीं होती तो आई कीप वॉकिंग। हाँ। ठीक है ना, कई बार दौड़ता हूँ, कई बार वहाँ पर एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, लाइक जिसको हम हनुमान दंड कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या खाता हूँ वहाँ पर, और मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी को क्यों खा रहे हो यार बेकार की चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी होटल से शाम को दोपहर में बने हुए पके हुए सिंपल राइस ले लेता हूँ। हाँ 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 हाँ। उन्हें भिगो देता हूँ अपने कमरे पर लाकर। राइट। हाँ। ठीक है ना, वो फर्मेंट हो जाता है अगले दिन तक। हाँ। उसे मैंने अपने ग्राइंडर या ब्लेंडर में उसे मिक्स कर उसका पेस्ट बना लिया। अब मेरे पास ये कांजी बन चुकी है, इसमें मेरे गट बैक्टीरिया हैं। ये मेरा 3-4 दिन तक का काम करेगा। इसे मैंने फ्रीजर में रख दिया, थोड़ा सा मैंने अपने बोल में ले लिया जिसको मैं तैयार करूंगा। ये मेरा बेस बन गया। ओके। अब इसमें मैं पहला काम करता हूँ, पहली चीज़ करता हूँ कि इसमें मैं मूंग की दाल किसी भी वेबसाइट से मंगा लो, मूंग के स्प्राउट्स, चने के स्प्राउट्स, ठीक है ना, मूंगफली के स्प्राउट्स, लोबिया, एक और चीज़ होती है हमारे वेस्टर्न यूपी में, लोबिया के स्प्राउट्स, ठीक है ना, उसमें चिया सीड, उसमें फ्लैक्स सीड, उसमें पंपकिन सीड, उसमें वाटरमेलन सीड, सॉरी सनफ्लावर सीड। उसके बाद उसमें मैंने थोड़े से बादाम भीगे हुए, अच्छा, ठीक है ना, अखरोट जरूर 2-3, ताकि वो आपकी गट लाइनिंग को ठीक करते हैं। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद उसमें मैं थोड़े से प्याज, मेरा फेवरेट है, हाँ, उसमें प्याज के बाद थोड़ा सा खीरा, टमाटर, अगर कोई भी मैं वहाँ पर और भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, पत्ते वत्ते मिल जाते हैं बहुत अच्छे जूह पर ऑर्गेनिक, वो डाल लिए। उसके बाद 5-6 चम्मच इसमें मैं डालता हूँ और दिस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, राइट, ठीक है ना। इसे मैं बढ़िया मिक्स करता हूँ, ऊपर से सी सॉल्ट डालता हूँ, काली मिर्च डालता हूँ, कुछ नहीं, ठीक है ना। इसे बढ़िया करा, ठीक है ना। इसे बढ़िया से डब्बे में पैक किया, 1 चम्मच रखी, बैग में डाला। अब मैं अपने काम पर निकल जाता हूँ। कोई पॉडकास्ट करना है, कहीं घूमना फिरना है, समझ गए मेरी बात। इसी को अंबाली कहते हैं, इसी को अंबाली कहते हैं। अंबाली तो अलग हो गया, लेकिन ये कुछ ये इसमें देखिए मुझे बैक्टीरिया मिल गए, हाँ जी, हाँ जी, इसमें मुझे प्रोटीन मिल गई है, हाँ जी, उसमें मुझे फाइबर मिल गया है, सब हो गया, उसमें मुझे फैट मिल गया है। हाँ। और मैं आपको बताऊं, आप इसे पूरे दिन में खा नहीं सकते, और इसे खाने के बाद आपको किसी भी चीज़ की क्रेविंग नहीं होगी, बिकॉज योर बॉडी इज गेटिंग एवरीथिंग इन द राइट प्रोपोर्शन। ओके। तो ना तो मुझे ये समझ में आता है कि क्यों आपको एक चीज़ बताऊं मैम, बड़ी इंपॉर्टेंट, जी 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 जी, ये भी एक शब्द मैं आज दे रहा हूं आपके पॉडकास्ट से, पहली बार दे रहा हूं। जी जी जी। द वर्ड इज न्यूट्री जीनोमिक्स। न्यूट्री जीनोमिक्स का मतलब होता है आप जो खाना खाते हैं वह मात्र आप कैलोरी, प्रोटीन या एनर्जी ही नहीं देता, वह आपकी 23,680 जीन जो हैं उनको भी इंफॉर्मेशन देता है। जिस खाने को आपने उबाल दिया, तड़का लगा दिया है, स्वाद के लिए उसे खराब कर दिया है, उसकी आपने एक चीज बर्बाद कर दी कि वो जो इंफॉर्मेशन देती है आपकी जीन्स को, जिसे हम न्यूट्री जीनोमिक्स कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ये, इस वर्ड को डालिएगा, ये नया वर्ड है। श्योर। ये चीज तभी अवेलेबल है जब आप उसे रो खाएं। ओके। जब आप उसे रो खाएं, तो जितने मैंने स्प्राउट खाए हैं वो रो हैं, इसमें ड्राई फ्रूट वो रो हैं, सीड्स वो रो हैं, ठीक है ना। इसमें जो मेरी सैलेड है वो रो है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो मेरे बैक्टीरिया हैं वो मुझे मिल ही गए हैं। जो फर्मेंटेड राइस है वो मुझे 4 दिन चलेगा, क्योंकि आपको खाना ही पूरे दिन में 10-12 चम्मच से ज्यादा खा ही नहीं सकते, इतना रिच हो जाता है कंटेंट ये। बिल्कुल। और अगर ये आपको बच भी गया, फ्रिज में रख दो, जितना ज्यादा ये फर्मेंट होगा अगले दिन उतना ही ज्यादा ये टेस्टी लगेगा। एक बात एंड यू पूछना एंजॉय चाहूंगी, इट। आई एग्री विथ यू। एक बात पूछना चाहूंगी वर्मा जी, क्या इसे मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए या किसी भी बर्तन में रखना? देखिए, आप इतना ज्यादा करोगे तो वो परफेक्ट वर्ल्ड नहीं मिलेगा।
ठीक है ना, Okay, मिट्टी हाँ, बर्तन ऐसे जरूरी अगर नहीं कहीं है। नहीं मिल रहा जू के ऊपर या आपको अपने कॉलोनी में, Okay. आप अपना जो ग्लास बॉल है उसमें बनाइएगा। ओके ओके। और अगर इसको एक की जगह 2 दिन भी रखें तो कुछ मैं नुकसान कह रहा हूँ नहीं? 1 हफ्ते बना कर रखिएगा। नहीं, आपका बाहर रखें, प्रूफ फ्रिज ये के बाहर। बनाने के बाद जो मेरा या आपका जो राइस है फर्मेंटेड, उसे तो आप 3 दिन तक 4 दिन तक चलाएंगे तो और भी बढ़िया है, राइट, क्योंकि वो और ज्यादा बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं राइट। उसमें। जी 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 जी। और मेरे इसमें बने बनाए आई मीन रेसिपी में तो सब कुछ है उनको खाने के लिए, तो दे आर डेवलपिंग देमसेल्व्स। आप यकीन नहीं करेंगे कितनी एनर्जी आपके पास रहेगी, किसी चीज को आपको मन नहीं करेगा। नींद आपको जब चाहेंगे तब आंख खुलेगी, जब चाहेंगे आप सो जाएंगे। विचारों की अधिकता खत्म हो जाएगी, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, जब आपका कोलोन खराब होता है इमीडिएटली आपका माइंड पैनिक अटैक में आ जाता है, राइट। क्योंकि आपका कोलोन ही आपके माइंड को चलाने के लिए ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर BDNF को भेजते हैं। ओके। अगर आप दिमाग से परेशान हैं, एंगर आ रहा है, डिप्रेसिंग थॉट आ रहे हैं, तो आपका BDNF कम हो रहा है। लिख लीजिएगा इस वर्ड को, BDNF, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। जब इस रेसिपी को आप खाते हैं, हाँ जो मैंने बनाई जी है, जी जी। घर बैठे हुए हाँ। 20 मिनट के अंदर तैयार हो गई, पूरे दिन के लिए टेस्टी बन गई। ठीक है ना, इसमें चटनी वटनी कहीं से और ग्रीन व्रीन मिला के खा लो यार, हाँ। इतना बढ़िया लगता है। एंड यू एंजॉय इट। वाह। योर ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर भी आपको मिल गए। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें वर्मा जी कि आज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें एनर्जी क्राइसिस से पूरा विश्व जूझ रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कुछ कुछ बातें कही हैं कि तेल कम करो ये सब, तो अगर हम ये लेस कुकिंग वाली एक चीज़ बना लें तो विन विन सिचुएशन है। ईंधन भी कम लगा और आपकी पूर्ति भी हो गई। अब मैम मैं एक बात बताऊं, दिन में एक बार इस खाने को आप खा लो, 12 बजे तैयार कर लो, 4 बजे तक खा लो। हाँ। ठीक है ना, जी, जी। आपका ये नहीं कि आप कहीं लंच बैठकर करेंगे, आपके बैग में ये पड़ा, 2 चम्मच खाते ही आपको ऐसा लगेगा फील हो गया। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपकी जीन, इपिजेनेटिक्स ये कहती है साइंस, कि हमारी जीन जो है हमारे खाने और विचारों से प्रभावित होती है। राइट। जितना भी आप पका हुआ खाना खाते हैं, उबला हुआ, आई मीन ज्यादा जिस तरह से आप खा रहे हैं, वह आपकी जीन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। राइट। वो जीभ के टेस्ट सेंटर को अच्छा लग रहा है, बाकी आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स, उससे कोई मतलब नहीं उनका। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को कच्चा खाते हैं तो आप न्यूट्रीजीनोमिक्स को फॉलो करते हैं। आप करके देखिएगा, दिन में आप 3 दिन करके देखिएगा, एंड सडनली यू विल फाइंड कि ऐसा लग रहा है कि आपको काम करने में मजा आ रहा है, आपका कोई नेगेटिव विचार नहीं, आपका मूड स्विंग नहीं होगा। वर्मा जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आपने बताया कि किस तरह से माइंड और बॉडी का रिलेशन है, माइंड और गट का रिलेशन है, और जो हम सोचते हैं कैसे हम उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और उसमें उसके पीछे ध्यान है, हिप्नोथेरेपी है, आपका NLP है। NLP को हम फिर किसी और दिन, मुझे लगता है क्योंकि वो आपका कोर एरिया है, अगर उसे खोदेंगे तो कुआं निकलेगा, शायद तालाब निकले, उतना वक्त नहीं है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे युगचरण चैनल के जो दर्शक हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो एक प्रिसाइज हो, जो सटीक हो, और जो एक कहते हैं ना टेक अवे हो, तो आप क्या उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे, आप बताइए। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो पहली तो बात यह है कि आप एक तरह से अपने गट को ठीक रखना कोशिश करें। उन चीज़ों को ना खाएं जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया, कभी आप इसके रेफरेंस को भी पढ़ सकते हैं। उन चीज़ों को ज़रूर खाना शुरू करें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, उनके लिए प्रीबायोटिक हैं, प्रोबायोटिक हैं। एक चीज़ और भी है कि जब भी आप जीवन में कोई भी चीज़ बड़ी लेना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो मैनिफेस्ट से पहले 2 वर्ड आपको याद रखने होंगे, एक है डाइजेस्ट और एक है रेस्ट। यानी कि आप प्रॉपरली रेस्ट भी करना सीखें। उसके लिए आप योग निद्रा कर सकते हैं, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। और डाइजेस्ट का मतलब है कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वह आपकी नर्व एनर्जी को बेहतर करें, नहीं कि आपकी नर्व एनर्जी को बर्बाद करें। हम ऐसा खाना ना खाएं। चलते चलते एक चीज़ और भी देखें कि आपका जो पास्ट है वहाँ पर हो सकता है कि कुछ ट्रॉमा पड़े हों, तो उसे आप एक पाठशाला समझकर लर्निंग ले लें और अपने फ्यूचर को हमेशा प्रिपेयर करें बेहतर गोल्स के लिए, बेहतर सेलिब्रेशन के लिए। इसको आप एंजॉय करिएगा, लाइफ विल बिकम वंडरफुल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी बातें रखी। इसी के साथ मैं लालिमा अनेजा डैंग आपसे और अपने दर्शकों से विदा लेती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।